एक चोर अपने बारे में किसी को नहीं बताता, मगर कौन था वो जिसे सब पता था? तुम्हारी माँ की आवाज, तुम्हारा पहला जन्मदिन, वो खिलौना जो तुमने खो दिया था। मैंने सब संभाल कर रखा है। तुम्हारी यादें तुम्हारी हैं, बस मुझसे मांग लो। बेटा, सेठ के यहाँ जाकर के मेरी अंगूठी गिरवी रख दे और थोड़ी दवाई ले आ। माँ, मैं तुम्हारी दवाई अभी लेकर आता हूँ, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी माँ बीमार है। कृपया करके मेरी माँ के लिए दवाई दे दीजिए। दवाई ऐसी नहीं मिलती, जा कुछ रुपए लेकर आ, तभी जाकर तेरे को दवाई मिलेगी। सेठ जी, मैं अपनी माँ की अंगूठी लेकर आया हूँ दवाई के लिए। अंगूठी? दिखा कैसी अंगूठी? ये असली सोने की है कि नकली है? तू जैसे गरीब के पास ये सोने की अंगूठी कहाँ से आई? सेठ जी, यह मेरी माँ की अंगूठी है, उन्होंने ही मुझे दी है। चोरी करके झूठ बोलता है। रुक, अभी गांव वालों को बोल करके तुम लोगों को इस गांव से बाहर करता हूँ। और वैसे भी तुम लोगों का पहले का कर्ज बाकी बचा हुआ है। फिलहाल तो मैं ये अंगूठी रख रहा हूँ, बाकी का बाद में आकर वसूलूंगा। अब चुपचाप से यहाँ से चला जा। इससे पहले तू भी अपनी माँ की तरह बिस्तर पर लेटा हो। बिना दवाई लिए मैं नहीं जाऊंगा। ये रोना धोना बंद कर और निकल यहाँ से। माँ, सेठ ने दवाई देने से मना कर दिया, मगर तू चिंता मत कर, मैं दूसरे गांव जाकर के अभी दवाई लेकर आता हूँ। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ, माँ, कुछ तो बोलो। बेचारी सुबह से कराह रही थी, कह रही थी कि बेटा दवाई लेने गया है, पर अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। चोर कोई पैदा नहीं होता, उसे चोर बना दिया जाता है। और उसे चोर बनाने वाले होते हैं वो लोग जो पैसे के नशे में इंसानियत भूल जाते हैं। वो समाज जो गरीब की चीखें नहीं सुनता। वो व्यवस्था जो न्याय से ज्यादा रसूख को मानती है। अरे ओ बाबू, ऐसे कौन बैठता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो? जिंदा हो, ये बड़ी बात है। मर तो उसी दिन गया था जब माँ की सांसें मेरी आंखों के सामने थम गई थी। अब बस इस जिस्म को घसीट रहा हूँ। बड़ी भारी बात कह दी छोटे। ऐसे अल्फाज तो वो लोग बोलते हैं जो बहुत कुछ खो चुके होते हैं। तू अभी नया है इस अंधेरे में, अभी तो ये साया तुझे अजनबी लगता होगा, पर यहीं रह गया तो एक दिन इसी अंधेरे से दोस्ती हो जाएगी और तब तू खुद को रोशनी से डरता पाएगा। दवाई नहीं मिली, माँ मर गई और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा। अब कोई सीधी राह नहीं बची। यही दुनिया है, सीधा आदमी टेढ़ा बना दिया जाता है। मैं भी कभी हलवाई था, अब बस्तियों में रात को काम करता हूँ। आप चोर हो? चोर नहीं, जरूरत का कलाकार हूँ। और तू भी वही बनने जा रहा है, पर सीखना होगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा। मुझे तो गांव वालों ने पहले ही चोर बना दिया, अब असली चोर बन के दिखाऊंगा। सीखना है तो आज रात मेरे साथ चल। पहली चोरी आसान होगी, भूख के लिए, फिर धीरे धीरे समझ जाएगा कौन सा ताला कैसे टूटता है और कैसे इंसान पहले अपने भीतर का डर तोड़ता है। हीरा और बिरजू शहर जाते हैं और एक मकान की दीवार के नीचे खड़े होकर चोरी की प्लानिंग करते हैं। हीरा, ये तेरी पहली चोरी है। ये न तिजोरी है न हीरा मोती, बस एक बूढ़ी औरत रहती है, उसका बक्सा। सुन है कि बेटे पैसे भेजते हैं, पर वो किसी बैंक पर यकीन नहीं करती। अगर वो जाग गई तो चप्पल खा लेगा, पर तू भूखा तो नहीं मरेगा। डर लग रहा है ना? ये अच्छा है, क्योंकि जब डर मर जाता है तब आदमी सच में चोर बन जाता है। देख, चोरी में सबसे बड़ी चीज क्या है जानते हो? हिम्मत नहीं, शांत दिमाग। डर नहीं दिखना चाहिए चेहरे पे। और याद रखना, हम ले रहे हैं वो जो कभी हमारे पास होना ही नहीं था। तो कोई पाप नहीं। अब तू जा अंदर, अलमारी के नीचे रखी पर्स उठा और कुछ नहीं छूना। ये तेरी पहली परीक्षा है।
मुबारक हो, अब तू इस अंधेरे का हिस्सा है। पर याद रख, जो चोरी जीने के लिए करता है वो गुनहगार नहीं, मजबूर होता है। जैसे कोई चीज हमेशा के लिए टूट गई हो अंदर, पर हाँ, भूख थोड़ी कम हुई हो। बस अब तू समझ गया। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो लेते हैं और एक जो छूट जाते हैं। तू अब पहले वाले में है। संभाल खुद को, ये बस शुरुआत है। हर रात ठीक 10-17 पर आता है ये सेठ। सूट बूट, हाथ में चमचमाता बैग। अंदर क्या है ये नहीं पता, पर जितना चमकता है उससे ज्यादा तोल तो होगा ही। अगर उसके साथ कोई हुआ तो? नहीं होगा। सेठ अकेले चलता है, उसे अपनी दौलत पर भरोसा है, पर शहर पर नहीं। बस एक झटका, एक बार बैग छीना, और फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ, पैसे कल ट्रांसफर हो जाएंगे। वो ब्याज वाला हिसाब भी जोड़ लेना। कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? बड़ा भारी बैग लग रहा है। कोई जरूरी सामान है क्या? हम तो सोच रहे थे मदद कर दें। वैसे भी आजकल चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। हट जाओ रास्ते से। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरे आदमी तुम्हें गली गली खोज के जला देंगे। एक फोन करूँ तो थानेदार अभी यहाँ होगा। अरे सुन हीरा, यही है वो सेठ जिसकी जेब में नोट भरे हैं और नजरों में घमंड। चलता ऐसे है जैसे हर गली का किराया इसने भर रखा हो। पर क्या फायदा ऐसे पैसों का जो तिजोरी में बंद रहते हैं और जरूरतमंद की थाली खाली। सेठ जी, हम भी बहुत दिन झुके, अब उठ खड़े हुए हैं। अब बात इज्जत की नहीं, पेट की है। और जब पेट में आग हो तो सामने वाला चाहे सेठ हो या साहब, राख हो जाता है। हम तेरे सेठपन से नहीं डरते, पर हम भूखे हैं सेठ। और भूख के आगे तू भी छोटा है और तेरा बैग भी। सेठ अब थोड़ी घबराहट महसूस करता है। चारों ओर सन्नाटा है, न पुलिस न आदमी। वो बैग को कसकर पकड़ता है, फिर कुछ सेकंड सोचता है, फिर बैग बिरजू को दे देता है। सेठ जी, हम भागते नहीं, हम सिर्फ तुम्हें वहीं छोड़ते हैं जहां तुम्हारा घमंड रहता है, अकेले। देख तो हीरा, कहां से चले थे। एक वक्त की रोटी के लिए जेबें टटोली थीं। अब शहर की सबसे मोटी तिजोरी का नक्शा बिछा है हमारे सामने। जमाना बदल गया रे। बदल गया है बिरजू भाई, पर घाव वही है। बस अब हमने उन्हें हथियार बना लिया है। अब हम वो लोग नहीं जो सवाल पूछते हैं, अब हम वो लोग हैं जिनसे जवाब मांगा जाता है। यही है बेसमेंट, पार्टी ऑफिस के नीचे। काला धन आता है, जाता नहीं। गिरने वाले बदलते हैं, भरोसे वाले रहते हैं। अब भरोसे को हिलाना है बिरजू भाई। तो अगली रात वहीं घुसेंगे, चुपचाप अंदर, और फिर सब कुछ साफ। नहीं बिरजू भाई, इस बार सिर्फ चोरी नहीं करेंगे। इस बार वो करेंगे जो अब तक सिर्फ उनकी तरफ से हुआ, घोषणा। अब ये शहर सिर्फ तिजोरी नहीं खोलेगा, अब इसकी आंखें भी खुलेंगी। याद है हीरा, पहली बार हम किसी सेठ की जेब साफ कर रहे थे। तेरा हाथ कांप रहा था और मैं बोल रहा था, बस देखता जा, बेटा उस्ताद बन जाएगा। कांपता तो अब भी हूं बिरजू भाई, पर अब डर से नहीं, गुस्से से। क्योंकि हर बार जब किसी सेठ की तिजोरी खुलती है, किसी गरीब की किस्मत बंद हो जाती है, यहीं से घुसना है। सेठ की तिजोरी उसी के बगल में है। पुलिस नहीं होगी, कैमरे बंद होंगे, बाकी कहानी हमारी चाल पर है। और अगर कोई गलती हो गई तो भागेंगे नहीं बिरजू भाई, क्योंकि हमने कभी दौड़ लगाई ही नहीं। हम तो बस उन रास्तों पर चले जहां कोई चलता नहीं था। अब चाहे जेल हो या मौत, कम से कम अपने हिसाब से होगा। कहीं ज्यादा आसान तो नहीं लग रहा हीरा। शिकारी अगर आराम से बैठा हो तो समझ लो जाल बिछा चुका है। पर इस बार हम शिकार बनकर नहीं आए। वही हम देखते हैं कि सेठ सीसीटीवी कैमरे से हीरा और बिरजू को देख रहा था। पता था सेठ हमें देख रहा है, और जब शिकारी देख रहा हो तो शिकार को चुप नहीं रहना चाहिए, उसे उल्टा काट खाना चाहिए। हीरा जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकालता है, एक ब्लाइंडर चिप, जिससे वो सीधे कमरे के सेंट्रल सीसीटीवी सिस्टम से कनेक्ट करता है। एक पल में स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। 3, 7, 1, 9। यही था ना सेठ का बर्थडे? अजीब है,
जो आदमी दूसरों की जिंदगियां खरीदता है वो अपनी यादें तिजोरी के ताले में रखता है। ये देख, ये डायरी, ये कोई आम रजिस्टर नहीं लगती। इसमें बहुत से लोगों के नाम, तारीखें, ट्रांसफर डिटेल्स, काले पैसे के सबूत, साथ में कुछ पुरानी तस्वीरें जिनमें सेठ बड़े राजनेताओं के साथ दिख रहा है। ये सेठ की जान नहीं, उसकी लाश है। अब ये हमारे पास है, पैसा तो लेंगे ही, पर असली तिजोरी तो ये थी, उसकी सच्चाई। कभी सोचा नहीं था हीरा कि एक दिन इन गलियों में लौटते वक्त हमारे पास में रोटियां नहीं, राज होंगे। वो राज जिनके दम पर सेठ जैसे लोग अमीर नहीं, अमर बनते हैं। तिजोरी से चोरी तो हमने कर ली, पर अब जो हमारे पीछे पड़े हैं ना, वो सिर्फ पुलिस वाले नहीं हैं, वो उस साजिश के पहरेदार हैं जो हमें फिर से उसी गली में घुटने को मजबूर करना चाहते हैं जहां से हम निकले थे। पुलिस अब बस हमारे कदमों के निशान ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असली तूफान कहां से उठा। सेठ की नींद इस डायरी से नहीं उड़ी बिरजू भाई, उसकी नींद उस सच से टूटी है जिसे उसने सालों से तिजोरी में बंद कर रखा था। कभी सोचा नहीं था कि उसके लिखे हुए पन्ने एक दिन उसकी सांसों पर बोझ बन जाएंगे। हमने पैसे नहीं चुराए, हमने उसकी नींव उखाड़ी है। एसीपी साहब, आप चोरों के चेहरे पहचानिए या उनकी चाल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो डायरी कागजों का पुलिंदा नहीं, वो मेरी पूरी जिंदगी की किताब है, जिसमें हर नाम, हर सौदा, हर रिश्ता दर्ज है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वो डायरी मेरे हाथ में नहीं रही तो समझिए मेरी ताकत अब किसी और की जेब में है। और आपसे कह रहा हूँ, अगर वो डायरी वापस नहीं आई तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की नाकामी का पोस्टर बनेगा। सर, हमने शहर की हर गली, हर मोड़ पर पैनी निगाहें बिठा दी हैं, लेकिन जिनका पीछा हम कर रहे हैं वो चोर नहीं, सोच है। हर बार जब हम एक दरवाजा खोलते हैं वो हवा बनकर दूसरी गली में निकल जाते हैं। हमें पता है उन्होंने तिजोरी तोड़ी, पर अब सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है। अब सवाल ये है कि वो किन हाथों में सच्चाई लेकर घूम रहे हैं, और ऐसी आग को पकड़ना सिर्फ हथकड़ी से नहीं, सोच से होता है। वही हम देखते हैं कि बिरजू और हीरा गोदाम में बैठकर डायरी के साथ क्या करना है सोच रहे हैं। अब जब तू ये सब कर रहा है, सेठ की नींव हिला रहा है, सिस्टम की सांसें टाइट कर रहा है, तो कभी खुद से पूछा है हीरा कि तू खुद क्या बन रहा है? एक क्रांतिकारी, एक चोर, या फिर वो धूप जो हर तस्वीर को हिला देता है पर खुद कभी नहीं दिखता? तू क्या बनेगा हीरा? मैं राजा नहीं बनना चाहता बिरजू भाई, ना ही कोई योद्धा, क्योंकि जो बनते हैं वही गिरते हैं। मुझे तो सिर्फ बिसात पलटनी आती है, कभी प्यादा आगे करके वजीर गिरा देना, कभी राजा के पीछे से ऊंट को घुमा देना। मैं किसी पद पे नहीं बैठना चाहता, मुझे बस ये देखना है कि जो ऊंचाई पर बैठे हैं उन्हें एक बार नीचे से ऊपर देखने का एहसास कैसा लगता है। टीम ए, संदिग्धों का लोकेशन वेयर हाउस ब्लॉक 7 में ट्रेस हुआ है। ऑपरेशन चालू करो, विजुअल इनकमिंग। वो आ गए, जल्दी सब समेटो, हर निशान मिटाओ, यहां से निकलना होगा अभी। पर हम कौन सी चोरी की चीज लेकर बैठे हैं? ये सच है, चोरी नहीं। सच जब चुराया जाए तो सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है, और हम इस वक्त उस गुनाह की मशाल लिए बैठे हैं। हीरा, बिरजू, तुम्हारे पास बस 2 मिनट हैं। खुद बाहर आ जाओ, वरना अंदर घुसकर जवाब लेंगे। इस रास्ते से निकलेंगे, पुराना है लेकिन बाहर तक खुलता है। बस 3 मिनट की दौड़ है। हमें लगा हम उन्हें घेर रहे हैं, असल में वो हमें चकमा दे गए। लेकिन एक बात तय है, ये खेल अब पर्सनल हो गया है। पुलिस से बचने के लिए हीरा और बिरजू हीरा के गांव जाते हैं। यहीं से निकला था तू? इतनी मिट्टी में इतना तेज इंसान कैसे उग गया रे हीरा? इस मिट्टी ने बहुत कुछ छीन लिया मुझसे बिरजू भाई, पर यही मिट्टी मेरी आंखों में आग भी भर गई। जहां अब भी मेरी मां की चूड़ियां इस चौखट पर गूंजती हैं, जहां सेठ ने हमें मजबूर किया था चुप रहने को, मां ने जिस दिन आंसू छिपा लिए थे, मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि एक दिन सेठ को उसी की जुबान में जवाब दूंगा। ना अदालत ना कानून, सिर्फ सच्चाई और बदला। उसने मेरी मां की आंखों में आंसू नहीं, आग बोई थी। अब उस आग से उसकी दीवारें जलाएंगे बिरजू भाई। ये जमीन अब सिर्फ मेरी नहीं, ये गवाही देगी कि कैसे एक गरीब का बेटा
अब साजिशों के महल गिरा सकता है। एक चोर अपने बारे में किसी को नहीं बताता, मगर कौन था वो जिसे सब पता था? तुम्हारी मां की आवाज, तुम्हारा पहला जन्मदिन, वो खिलौना जो तुमने खो दिया था, मैंने सब संभाल कर रखा है। तुम्हारी यादें तुम्हारी हैं, बस मुझसे मांग लो। कौन बोल रहा है? ये आवाज़ें नहीं सुनी सी लगती है। हीरा, तू तू अब भी जिंदा है और शहर से नहीं, गांव से बोल रहा है शायद। अरे वाह सेठ जी, कहते हैं तिजोरियों में बंद नोटों को पहचानने में उस्ताद हो आप, पर लगता है अब भी दिलों में दबे जख्मों की आवाज सुनना नहीं भूले। हाँ, हीरा है, वही जो कभी आपकी दुकान से दवाइयां मांगने आया था। बोल, अब क्या चाहिए तुझे? और अगर फिर से तिजोरी, बंदूक या बदला मांगने आया है तो याद रख, ये शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। इस बार बात पैसों या हथियार की नहीं है सेठ जी, बात उस धनी राम की है जिसने मेरी मां की जमीन छीन ली, मेरे बचपन को लात मारकर मिट्टी में दबा दिया, और अब सोचता है कि हीरा कभी लौटेगा ही नहीं। पर मैं लौटा हूं और इस बार हिसाब पूरा करके ही जाऊंगा। तो अब तू मुझसे मदद मांग रहा है, जिसे कभी मेरे गार्ड्स ने धक्के मारकर बाहर निकाला था, अब उसी से उम्मीद लगा बैठा है। क्यों? क्या मिला है तेरे पास जो मुझे खरीद सके? क्योंकि सेठ जी, आपका लालच पुराना है। मुझे मालूम है धनीराम की जमीन पर आपकी नजर बहुत पहले से है। आपने कई बार कोशिश की, लेकिन वो कुत्ते की तरह जमीन पर बैठा रहा, न खुद खाया न किसी को खाने दिया। अब मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रहा हूं। तुम्हें जमीन चाहिए, मुझे इंसाफ। डायरी आपकी होगी, लेकिन सिर्फ तब जब धनीराम बर्बाद होगा। आए सच कहूं, तुझे आखिरी बार फटे कपड़ों में भीख मांगते देखा था, और अब तू सौदे कर रहा है, शतरंज की तरह चालें चल रहा है। तू तो बहुत बदल गया रे। पर सवाल ये है, तेरे अंदर अभी भी वो इंसान बाकी है या तू भी सेठ बन गया है? बदल गया हूं सेठ जी, पर यह बदलना मेरा नहीं, तुम्हारा दिया हुआ है। तुमने मेरी जेब से रोटी छीनी और हथेली में नफरत भर दी। अब उसी नफरत से खेल रहा हूं, और इस बार खेल के सारे पत्ते मेरे हाथ में हैं। ठीक है, अगर सौदा इतना साफ है तो मैं अपने आदमी भेज देता हूँ। डायरी मुझे मिलनी चाहिए, बिना किसी कटौती के, वरना तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। डायरी तो मेरी जेब में है सेठ जी, पर उस डायरी से पहले जो आग मैंने सीने में दबा रखी है, वो पहले तुम्हारे लालच को जलाएगी, फिर धनीराम की जड़ें। अब खेल शुरू हो चुका है, और मैं सिर्फ खेल नहीं रहा, मैं हिसाब बराबर कर रहा हूं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।